एग्जाम्पल नंबर 14, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक थीन यूनिफॉर्म रॉड दी गई है जिसका मास 6m है और लेंथ क्या है 12L है। क्लियर है। और बोला गया है कि इस थीन यूनिफॉर्म रॉड को बेंड करके आप रेगुलर हेक्सागोनल बना लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस थीन यूनिफॉर्म रॉड को बेंड करके यह रेगुलर हेक्सागोनल बना लिया। ठीक है, और हमें यह बोला गया है कि आप इस रेगुलर हेक्सागोनल के उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जो एक्सिस इस रेगुलर हेक्सागोनल के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। हम अब आपको यह प्रॉब्लम जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम लोग उस एक्सिस के अबाउट इस रेगुलर हेक्सागोनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। ठीक है, तो चूंकि इस रॉड का जो लेंथ है वह कितना है 12L है और हमें यह पता है कि रेगुलर हेक्सागोनल का हर एक साइड क्या होता है, सेम लेंथ का होता है। चूंकि इस रॉड का लेंथ 12L है तो इसका एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। इस साइड का लेंथ कितना होगा 12, इस साइड का भी 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 लेंथ कितना होगा 12। क्लियर है। ठीक है, ठीक है, इस साइड को हम लोग एक थीन यूनिफॉर्म रॉड मान सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इस 12 पार्ट का मास कितना होगा, तो चूंकि हमें यह पता है कि 12L लेंथ का मास कितना दिया गया है, 6m दिया गया है, तो 12L लेंथ के पास मास कितना है, 6m है, तो यूनिट लेंथ के पास मास कितना हो जाएगा 6m अपॉन 12L। और हमारे पास लंबाई कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो 12 लेंथ के पास मास कितना होगा 6m अपॉन 12L इंटू 12। क्लियर। 6 टाइम कट जाएगा, यह 6 से यह 6 कट जाएगा, तो 12 लेंथ के पास मास कितना बचा m, यानी कि इस पार्ट का जो मास होगा वह कितना होगा स्मॉल m। इस पार्ट का जो मास होगा वह होगा कितना स्मॉल m। इस पार्ट का जो मास होगा वह भी कितना होगा स्मॉल m। इस पार्ट का जो मास होगा वह भी कितना होगा स्मॉल m। इस पार्ट का जो मास होगा वह भी कितना होगा स्मॉल m। इस पार्ट का मास होगा वह भी कितना होगा स्मॉल m। क्लियर है। यानी कि इस रॉड को हमने बेंड करके जब यह रेगुलर हेक्सागोनल बनाया तो उसके हर एक पार्ट का, हर एक साइड का जो मास होगा वह mm होगा और हर एक साइड का जो लेंथ होगा वह 12 होगा। क्लियर है। ओके, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो अब हमें यह बताइए कि इस रेगुलर हेक्सागोनल का सेंटर ऑफ मास होगा क्या, कहाँ। ठीक है, तो हमें यह पता है कि सेंटर ऑफ मास किसी भी रेगुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह उसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, तो इस रेगुलर हेक्सागोनल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे। मान लेते हैं कि यह इसका जियोमेट्रिकल सेंटर है। ठीक है, तो इस सेंटर पे इस रेगुलर हेक्सागोनल का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर। ठीक है, क्यों होगा यह, क्योंकि यह लंबाई सबका क्या है सेम है और सबका मास, सब साइड्स का जो मास है वह क्या है सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। क्लियर। तो एक्सिस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है। और यह जो रेगुलर हेक्सागोनल जिस प्लेन में है, मान लेते हैं कि यह इस बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन पर वह क्या है परपेंडिकुलर है। यह मेरा ग्रीन वाला जो पेन है यह एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। क्लियर है। तो यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया गया है और बोला गया कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस सिस्टम का, इस रेगुलर हेक्सागोनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। क्लियर। ओके, तो हम इस एक्सिस को डायग्राम में कैसे दर्शाते हैं, तो एक डॉट देके सर्किल से क्या घेर देते हैं। ठीक है, तो हमें यह सिंबल क्या बताता है, यह सिंबल यह बताता है डॉट और सर्किल मिल करके कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है वह परपेंडिकुलर है एक्सिस। क्लियर। ओके, तो हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर। ठीक है, तो एक चीज हमें यह पता है कि हम लोग जब 9th क्लास में या 10th क्लास में जब हेक्सागोनल के बारे में पढ़ रहे थे, रेगुलर हेक्सागोनल के बारे में, उसमें हमने यह स्पष्ट पढ़ा था कि इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर से इस साइड पर अगर हम लोग कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वह परपेंडिकुलर इसके मिड पॉइंट से होकर गुजरता है और यह कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से होकर गुजरता है। और ठीक है, और यह जो हाइट होता है वह हाइट कितना होता है उसे हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यह मिड पॉइंट से होकर गुजरता है, ये फर्स्ट बात। दूसरी बात कि अगर यहाँ से भी इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा इस साइड का। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर तो यह कौन सा हो जाएगा,
इस पार्ट का मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पार्ट का यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस पार्ट का यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यह मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, तो इस पार्ट पर परपेंडिकुलर डालेंगे इस पार्ट पे, तो यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इस पार्ट का मिड पॉइंट हो जाएगा, इस पार्ट का। क्लियर है। तो हमें यह पता है कि सेंटर से जब हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाले साइड्स पे, तो वह क्या होता है, वह कहाँ से होकर गुजरता है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर टच करता है या मिड पॉइंट को कट करता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस परपेंडिकुलर का हम लोग हाइट पता करते हैं कि सेंटर से इस साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। क्लियर। तो हम लोग करेंगे, हमें यह पता है कि यह पूरा एंगल कितना डिग्री, यह पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। जब हम लोग इसको इससे मिलाएंगे तो यह एंगल कितना डिग्री का बनेगा, यह एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। क्लियर है, ठीक है। और यह पूरा लेंथ हमको कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो यह पूरा लेंथ हमारे पास कितना है, 12 है। और यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो इतना लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, L हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का हाई लेंथ कितना हो जाएगा, L होगा, क्योंकि यह पूरा लेंथ 12 है तो और इसका यह मिड पॉइंट है तो यह लेंथ L हो गया। ठीक है, क्लियर, ठीक। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में ठीक है, इस ट्रायंगल में हम लोग tan 60 लिखते हैं तो tan 60 कितना होगा, tan 60 होगा। अगर इस साइड को x मानते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाला p और नीचे वाला b, तो p बाई बी, तो p कितना x है और b कितना l है। तो tan 60 बराबर x अपॉन क्या लिखेंगे, l। तो x बराबर क्या आ जाएगा, tan 60 इंटू l। ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, √3 इंटू l हो जाएगा x बराबर। यानी कि यह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया x, वह कितना आया, √3l आया। क्लियर। यह हाइट हमें कितना पता चल गया, √3l। तो यह भी हाइट कितना हो जाएगा, √3l। यानी कि सभी हाइट्स क्या होते हैं, आप हम लोग पढ़े हैं कि सभी हाइट्स आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर एक हाइट हमने निकाल दिया √3l तो यह भी हाइट √3l हो जाएगा, यह भी हाइट √3l, यह भी हाइट √3l होगा, यह भी हाइट √3l होगा, यह भी हाइट √3l होगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो हम करते क्या है, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग इस सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हम लोग इस पार्ट का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इस पार्ट को हम लोग मानते हैं पार्ट नंबर 1 या रॉड नंबर 1। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यह कहाँ से होकर गुजरेगा, इस साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा। यह मेरा मिड पॉइंट हो गया, इस साइड का कौन सा पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हुआ। क्लियर है, ठीक है। और चूंकि यह मिड पॉइंट है और यह जो पार्ट है वह क्या है, यूनिफॉर्म रॉड की तरह बिहेव करेगा। और यूनिफॉर्म रॉड का मिड सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसका मिड पॉइंट पे होता है। यानी कि इस पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, यही लाई करेगा। तो यह मिड पॉइंट ही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इस पार्ट का, यानी रॉड नंबर 1 का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमें यह पता है कि अगर यह कोई रॉड हो जिसका मास m हो और लेंथ क्या हो, l हो, और यह उसका मिड पॉइंट हो यानी सेंटर ऑफ मास हो, ठीक है, और एक्सिस जो हो कि इस पर परपेंडिकुलर हो और यहाँ सेंटर ऑफ मास से गुजरे, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12 होता है। क्लियर है। तो हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट, अगर हम इसको एक्सिस मान दें, 90 डिग्री है ही, इस एक्सिस के अबाउट, इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट, ब्लैक वाला एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस पार्ट के, इस रॉड नंबर 1 के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम ICM बोले, क्या बोल देते हैं, ICM। तो ICM होगा कितना, मान लेते हैं कि यह है, यही ना है, यह एक्सिस जो है इसको एक्सिस मानते हैं। इस एक्सिस के बाद रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस रॉड, यह एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस रॉड का मास हमारे पास कितना दिया गया है, m, और लेंथ कितना दिया गया है, 12। तो 12 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, m 4l² अपॉन 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया, ml² अपॉन 3। ठीक है। तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट इस रॉड नंबर 1 का या पार्ट नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, ml² अपॉन 3। हमें चाहिए इस ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यह ब्लैक वाला एक्सिस और यह गिवन एक्सिस जो ग्रीन वाला है वह दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए
इस दोनों एक्सिस के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए और वह डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। वह कितना है यहाँ पे √3l, यानी यह यहाँ से यह जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वह कितना कैलकुलेट किया है √3l। क्लियर है? ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड नंबर 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अगर हम I1 बोले तो I1 कितना होगा, ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना ICM पैरेलल एक्सिस टू m से, प्लस इस रॉड का मास कितना है स्मॉल m, ठीक है, इनटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है √3l है, तो √3l का स्क्वायर। ठीक है, पैरेलल एक्सिस टू m से लिख सकते हैं। पैरेलल एक्सिस टू m कहता क्या है, कहता है पैरेलल एक्सिस टू m I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज हमने यहाँ कर लिया। तो ICM हमने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है ML स्क्वायर अपॉन 3 है, प्लस क्या लिखेंगे m इंटू 3l स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 1 10 ML स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का यानी रॉड नंबर 1 का या इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इतना होगा 10 ml स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इस रॉड का इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या डाला, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, यह परपेंडिकुलर भी कहाँ से होकर गुजरेगा, मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा, और इसका हाइट भी कितना है √3l। ठीक है, तो इस रॉड को देखिए, इस रॉड का भी मास m है और लेंथ क्या 12 है, इस पार्ट का भी मास m है, लेंथ क्या है 12 है, और इस पार्ट यह हाइट भी हमारे पास कितना है √3l है, यह भी हाइट हमारे पास कितना है √3l। यानी जब सब कुछ सेम है तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 बोले, इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 बोलेंगे तो I2 भी कितना आ जाएगा, I2 भी इतना ही आएगा, वह कितना होगा 10 ml स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इसके अबाउट भी इस रॉड का भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सेम ही होगा, क्योंकि सब कुछ सेम आएगा, क्योंकि यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह भी लेंथ √3l ही आएगा, मास सेम है, लेंथ सेम है, यानी सेम है, तो इसके अबाउट भी कितना आएगा, हमें इतना ही आएगा। तो इसको अगर हम I3 बोले तो I3 भी हमें क्या मिल गया 10 ml स्क्वायर अपॉन 3। जब हम यहाँ इस रॉड का निकालते हैं इस पार्ट का, तो यहाँ से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो यह भी मिड पॉइंट होगा, और यह भी लेंथ कितना आएगा √3l, यह भी आएगा। तो हाइट भी सेम है, मास भी सेम है, और यह लेंथ भी सेम है। तो इस एक्सिस के अबाउट, यह जो गिवन एक्सिस था, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I4 बोले तो वह भी कितना आएगा, सेम चीज़ यूज करके हम लोग सेम कैलकुलेट करेंगे, 10 ml स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इस केस के लिए भी सेम चीज़ है, यह भी हाइट हमारे पास कितना होगा √3l होगा, हाइट सेम है, मास सेम है, लेंथ सेम है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अगर हम I5 माने तो वो भी कितना जाएगा 10 ml स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, क्लियर है, तो यह भी लेंथ हाइट कितना आएगा √3l ही आएगा, और इस एक्सिस के अबाउट यह हाइट भी सेम है, मास भी सेम है रॉड का, लेंथ और इसका लंबाई भी सेम है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अगर हम I6 बोले तो वह भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, वो कितना आएगा 10 ml स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है? तो इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया, इस पार्ट का सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सब पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I हो तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I1, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I2, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I3, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I4, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस I5, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I6। क्लियर है? और यह सब सेम है 10, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × I1, क्योंकि I1 I2 I3, I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I4 बराबर I5 बराबर I6 सब सेम हमको आया है, तो 6I1 लिख सकते हैं। तो 6 × I1 हमारे पास कितना है 10 ml स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर? तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का इरेगुलर हेक्सागोनल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, इतना होगा, इस 2 से कट जाएगा तो I बराबर क्या मिल जाएगा 20 ml स्क्वायर, कितना होगा 20 ml स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो हम इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, इस एक्सिस के अबाउट रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसमें किसी से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। हमने क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट
हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, इतना आ गया। तो इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम आई बोलेंगे तो आई होगा कितना, 6 इंटू इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इतना है 10 ml² अपॉन 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 20 ml²। क्लियर है। हमने इतना सब पार्ट का इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके आपको बता दिया है ताकि आप अच्छे से समझ ले। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को एक बार देखिएगा, समझिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।